इंतज़ार हुसैन साहब की नई किताब जिन्होंने मुझे बख्शी, नए शहर पुरानी बस्तियाँ, का एक टुकड़ा। दिल्ली में और मकामात भी हैं, एक से बढ़कर एक, सबसे बढ़कर कुतुब साहब की लाठ। अजब है कि इस ऊंची लाठ को सब देखते हैं और ऐसे खोए जाते हैं कि इसी के करीब जो एक पस्ता कद लोहे की लाठ खड़ी है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। इस लाठ की तारीख़ हैसियत जो भी हो, कहानी यूँ है कि ज्योतिषियों ने हिसाब किताब देखकर राजा पृथ्वीराज की खिदमत में अर्ज़ की कि महाराज, इन दिनों तो इसकी धरती तले शीश नाग के भाई राजा बासिक विराजे हैं। अगर कोई ऐसी तरकीब हो तो इन्हें यहाँ कील दिया जाए, फिर इन्हें सदा बास करना होगा और आपका राज सदा कायम रहेगा। पृथ्वीराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, कील बनवाते हैं और उसे राजा बासिक के फन में ठोके देते हैं। सो एक बड़ी सी और मोटी सी कील लोहे की कि अपनी जगह भारी लाठ थी बनवाई गई। ज्योतिषियों ने जिस जगह की निशानदेही की उसे ठोंक दिया गया। ज्योतिषियों ने हिसाब किताब से जाना कि कील ठीक फन में जाके गड़ गई है, मगर राजा को इत्मीनान न हुआ। कील उखड़वा के देखी गई तो इसकी नोक खूनम खून थी। फौरन उसे दोबारा गड़वाया गया, मगर इतनी देर में राजा बासिक लहर खा के कहीं से कहीं निकल गए और उसके बाद यहाँ वो रन पड़ा कि पृथ्वीराज के राज की ईंट से ईंट बच गई। मैं जब जब इस नवाह में गया मैंने कुतुब साहब की लाठ को कम देखा, इस लाठनुमा कील को ज़्यादा देखा और ये सोचकर हैरान हुआ कि अब राजा बासिक कौन से किले तले विराजे हुए हैं और कितने दिनों के लिए। मगर ये राजा बासिक हैं कौन? महाभारत का एक भूला बिसरा वर्क मेरे तसव्वुर में मुनव्वर करने होने लगता है। प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, कद्रू और वनाता। दोनों का विवाह केशव से हुआ। वनाता ने 2 अंडे दिए, इन अंडों से कैसे बच्चे निकले ये कहानी अलग है। कद्रू ने 1000 बच्चे जने, सब के सब सांप। सबसे बड़ा शीश था और उससे छोटा बासिक। बाकी भाई मूर्ख थे, सांप पैदा हुए, सांप ही बने रहे। शीश और बासिक भले नाग थे। शीश नाग ने तो सारी धरती का बोझ अपने फन पे उठा लिया और ब्रह्मा के दिल को मोह लिया, और बासिक वो पाताल का राजा बना। अपनी बहन को सांपों की खराब सोबत से निकाला और एक मुनि से उसका विवाह कर दिया। और मुझे अपनी नानी अम्मा याद आ रही हैं जो सुनाया करती थीं कि पाताल में एक जगमगाता महल है, राजा बासिक इसी महल में रहते हैं और पाताल पर राज करते हैं। लेकिन महल में टिक कर कहाँ रहते हैं, लहर खाई और कहीं से कहीं निकल गए। मगर हर फिर दिल्ली में, कभी इस महल तले ज़मीन के अंदर सरसरा रहे हैं, कभी इस किले के नीचे गुड़मुड़ी मारे पड़े हैं। दिल्ली मुस्तकिल राजा बासिक की जद में है। इसकी हर लहर एक क़यामत खड़ी करती है। सन 47 की लहर अलामान, लगता था कि अब के जो कूचे उजड़े हैं वो आबाद नहीं हो पाएंगे, मगर वो तो वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं। अच्छे रहे माजी के वो शहर जिन्होंने उरूज के दिन देखे और फिर ऐसे उजड़े जैसे दोबारा न बसने की कसम खाई हो। मिट तो गए मगर खारी से बच गए। जिसके जितने आसार बाकी रह गए वो हाजिर से बेताल्लुक़ एक वक़ार के साथ अपने माजी को संभाले बैठे हैं। जिसे उनकी दीद का शौक़ हो वो हाजिर की जूतियाँ बाहर उतारे, फिर इनके खलवत कदम कदम रखे। मैं इन जूतियों से बेनियाज श्रीरंगापटन के खराबे में हैरान हैरान भटकता फिरता हूँ। क्या शहर था कि उजड़ गया, खलकत तितर बितर हो गई। अब मुट्ठी भर आबादी है, बाकी वीराना है। हवेलियाँ महल्लात सब ढाए गए, आसार बाकी हैं, मगर ये वीराना शहादत की एक पुरज़मत दास्तान के साथ अपनी वीरानी में आसूदा है। थोड़े फासले पर मैसूर अपने नए कूचों और बाज़ारों के साथ रौनक अफरोज़ है। इधर श्रीरंगापटन अपने उजाड़पन में मगन है। मैं कह रहा था कि मैं आगे दिल्ली में जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर हिंदुस्तान पर नज़र डाला करता था। अब कि मुझे इन सीढ़ियों पर खड़े होने की जगह नहीं मिली। यहाँ मैं कावेरी के किनारे इत्मीनान से खड़ा हूँ। कावेरी का पानी उजला है और फ़ज़ा इतनी शफ़ाफ़ है कि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को देख सकता हूँ। कावेरी किनारे खड़ा हूँ, दूर जमुना नदी दिखाई दे रही है। जमुना का पानी अब मैला हो गया है।
मगर कावेरी का पानी अब भी बहुत उजला है। गंगा जमुना गोमती से दूर खामोशी से बह रहा है। मेरे सामने जैसे पिघली चांदी की लहरें और हद नज़र तक दरख्त ही दरख्त, बांसों के, इमली के, चंदन के, नारियल के और चिड़ियों के झुंड। और मेरे अक़ब में एक वीराना है, अपने पुरुष को माजी में गुम, जहाँ तहाँ मुनहदिम किले के आसार, उन्हीं के बीच कहीं घास का एक छोटा सा तख्ता है कि मकाम शहादत है। और दूर एक संदली गुंबद दिखाई दे रहा है। गुंबद पर कितने जंगली कबूतर चुपचाप बैठे हैं और गुंबद तले एक शहीद सो रहा है।